लेकिन छात्र सब तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आप सभी को प्रणाम दोस्तों। गुड इवनिंग बच्चे लोग, गुड इवनिंग। हाँ बच्चे बिल्कुल, जय श्री राधे बच्चे, जय श्री राधे, है ना। राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी दोस्तों। देखिए अगर बिहारी जी को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको राधा रानी का नाम जपना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी के माध्यम से ही श्याम का दर्शन हो सकता है। चलिए, और दोस्तों ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, इसको समझिए। ये लोग जो हमें फेमिनिज्म सिखाने का प्रयास करता है पश्चिम, ये जो पश्चिम या वेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें जो फेमिनिज्म सिखाने का प्रयास करता है कि नहीं फेमिनिस्ट होना जरूरी है, उस फेमिनिज्म का क्या हाल हो गया आप लोग देख लीजिए। एल्यूमिनी वगैरह के जो केस आप देख रहे हैं आजकल, वो सब कहीं ना कहीं चीज ठीक नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कभी कभी प्रतीत होता है कि ये पुरुष विरोध तक आ गया है। पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध तो ठीक था, दोस्तों ठीक था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये पुरुष विरोध तक आ गया है कि पुरुष का ही विरोध करना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये रेडिकल फेमिनिज्म का कहीं ना कहीं एग्जांपल देखने को मिलता है। खैर वही दोस्तों, दूसरी ओर हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे विचार हम लोग वेस्ट से अपनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए हमें वेस्ट से अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी फली फूली संस्कृति है, इतनी शानदार संस्कृति है, जिसमें फेमिनिज्म तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसा अगर हम बात करें रिलीजन है जहां पर आप देखते हैं कि स्त्री को हम माँ के रूप में दोस्तों देखते हैं, हम माँ की आराधना करते हैं, हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों। तो ऐसे में एकमात्र ये शायद जहां पर हम लोग ये अर्चना पूजा करते हैं। और आप देखिए कि देवता की अगर हम बात करते हैं तो उनके पहले हमेशा माता का नाम ही आता है। आप देखिए हम जब बात करते हैं कृष्ण की तो वो राधा से पहले नहीं आते हैं, राधा कृष्ण होता है दोस्तों। कृष्ण राधा नहीं, कभी आपने सुना होगा, कभी आपने कृष्ण राधा नहीं सुना होगा, बल्कि राधा कृष्ण सुना होगा। या अगर हम बात करें जय सिया राम दोस्तों, तो जय सिया पहले सिया आ रही है, फिर दोस्तों राम आ रहे हैं। और यहाँ जब श्री राम की बात करते हैं तो जय श्री राम तो मतलब यहाँ पर केवल हम राम की जय नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ जय श्री मतलब दोस्तों श्री कुछ और नहीं माँ सीता से लिया जाता है। तो जय श्री राम बोल रहे हैं या जय सिया राम बोल रहे हैं, तो वहां पर भी आप देखिए, या देखिए दोस्तों अगर हम बात करें माता पार्वती शिव की बात करेंगे तब भी पार्वती माता पहले आती है। तो आप देखिए ये हमारी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, ये हमारी संस्कृति में कभी नहीं रहा है। तभी मैंने कहा आप लोगों से कि हमें जो ये पश्चिम सिखाने का प्रयास करता है, पश्चिम जो हमारे साथ में करने का प्रयास करता है कि भाई फेमिनिज्म है और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, निश्चित रूप से दोस्तों हमारे यहाँ पर पहले से ही फेमिनिज्म है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों हम जब कहते हैं तो माँ बाप कहते हैं, बाप माँ दोस्तों कभी नहीं कहा जाता। आप इस बात को नोटिस किए होंगे कि दोस्तों लोग हमेशा क्या कहते हैं, दोस्तों लोग माँ बाप कहते हैं, माँ पहले आती है, पिताजी दोस्तों बाद में आते हैं। तो माता पिता है ना, तो माता पिता कहते हैं तो माता पहले आती है, पिता बाद में आता है। हम आम बोलचाल की भाषा में भी इस बात को अगर हो सकता है आपने फील ना किया दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से ये बात भी आप देख रहे हैं कि अब देखिए माता पिता कहा जाता है, कभी ऐसा होता है पिता माता को बुला के लाओ, या पिता माता कौन है, हमें तो माता पिता की बात होती है। तो ये भी क्या दोस्तों, ये भी आपका हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, सभी धर्म सभी संस्कृतियां बहुत शानदार हैं, उन सभी को सत्य नमन। जितने भी धर्म संस्कृतियां दुनिया में मौजूद हैं उन सभी को दोस्तों मेरी ओर से प्रणाम, और आप सभी को दोस्तों शुभ संध्या। चलिए शुरू करें दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे नवी अनुसूची की, तो नवी अनुसूची में हमने किन बातों को देखा था, पहले मैं आपको वो बात दोस्तों रिकॉर्ड करा दूं। सबसे पहली बात दोस्तों हमने 9 शेड्यूल में मैंने आपसे कहा था कि सरकार द्वारा दोस्तों, अब आप लोग कमेंट बॉक्स कर दे बंद, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब ये है कि उसमें आपकी मुझे एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी, आपकी मुझे पूरे कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप इस टॉपिक को सही से समझ पाएंगे दोस्तों, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर आपको बहुत डिसेंट तरीके से, अच्छा जिन्होंने यूपीपीसीएस दिया होगा उनको काफी सारा फायदा भी मिला होगा, जितनी क्लास करी है उनसे ही आप लोगों को 30% सवाल मिल रहे होंगे। अब जब पूरी क्लास करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से इनका ऑफलाइन खत्म हो चुका है, उनको तो बहुत फायदा मिला है, क्योंकि सारे सवाल की कॉपी सही थे। आपको मिलेगा, थोड़ा धैर्य बना के रखें, बस थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। तो आज जो केस स्टडीज आप पढ़ेंगे वही सब कल के पेपर में पूछा गया था। तो आज की क्लास से आप लोगों की केस स्टडी शुरू होने वाली है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स को कर दे बंद और मेरी बात पे ध्यान रखें दोस्तों। तो मैंने आपसे कहा था कि नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया था। कारण क्या था दोस्तों, तो कारण मैंने आपसे कहा था कि भूमि सुधार कानून लाए गए, और भूमि सुधार कानून क्यों लाए गए, तो आर्थिक न्याय की प्राप्ति हेतु, क्योंकि संविधान का जो डीपीएसपी है भाग 4 है उसमें दोस्तों आर्थिक न्याय के लिए उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज बी की बात करें, 39 क्लॉज सी की बात करें या 46 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं, जो बात करते हैं कि समाज में जो संसाधन है उनका इस प्रकार से वितरण किया जाना चाहिए कि संसाधन किसी एक व्यक्ति तक या एक समुदाय तक सीमित न रह जाए, बल्कि सभी समुदायों में वितरण किया जाए और सभी को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार मिले, सभी को अपनी आजीविका अपना खान पान करने का अधिकार मिले दोस्तों। तो ये है आर्थिक न्याय। तो दोस्तों सरकार ने क्या किया, इस आर्थिक न्याय की प्राप्ति है तो भूमि सुधार कानून बना दिया, लैंड रिफॉर्म एक्ट बना दिया, जिसके माध्यम से आपने देखा कि भूमि सुधार कानून के माध्यम से भूमि की एक निश्चित हद तय कर दी गई, सीमा तय कर दी गई। अब दोस्तों भूमि की सीमा तय कर दी गई मतलब भूमि क्या है, तो भूमि किसी की संपत्ति है, और संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट था, ये पढ़ लिया आप लोगों ने लास्ट क्लास में। और दोस्तों फिर मैंने आपको मतलब यहाँ पर मतलब दोस्तों यहाँ पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने भूमि को सीमित किया, संपत्ति को सीमित किया, मतलब मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया, ये बात आपने देखी थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल 13 को कोट किया था। आर्टिकल 13 को हम समझे थे कि आर्टिकल 13 जो कहता है अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण या फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर लॉज, जिसके 3 क्लॉज आप देखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3। 13 क्लॉज 1 कहता है संविधान पूर्व विधियां, 13 क्लॉज 2 कहता है संविधान पश्चात विधियां, और 13 क्लॉज 3 कहता है कि विधियां क्या क्या होंगी। तो 13 क्लॉज 1 में क्या दिया था, तो संविधान पूर्व विधि मतलब अगर संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि है और वो संविधान के भाग 3 के साथ में असंगत है या मौलिक अधिकारों का हनन करती है, सीमित करती है, तो वो विधि पहले वाली उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जहां तक वो उल्लंघन करती होगी या फिर मौलिक अधिकारों से असंगत होगी। प्राथमिकता किसको दी गई है, मौलिक अधिकारों को, भाग 3 को। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या बोलता है, संविधान पश्चात यदि राज्य कोई विधि बनाता है, सरकार कोई विधि बनाती है और अगर वो भी मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 से असंगत होगी तो भी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जहां तक वो मौलिक अधिकारों से असंगत होगी या उनको सीमित करने का काम करती होगी। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो है उसमें दोस्तों विधियों के बारे में बताया गया है कि विधि क्या क्या होगी। तो विधि में लगभग सारी बातों को शामिल कर लिया गया कि कोई कानून है, कोई अधिनियम है, कोई नियम है, कोई विनियम है। विनियम होता है रेगुलेशन दोस्तों, रेगुलेट करने के लिए जो एक तरीके से रेगुलेशन आती है। तो कोई अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है या आदेश है या फिर ऑर्डिनेंस है, तो इनमें से कुछ भी होगा वो विधि की परिधि में शामिल होगा, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में शामिल होगा। तो संविधान पूर्व की विधि मतलब संविधान के पहले की कोई विधि, मतलब इनमें से कोई बात। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 संविधान के पश्चात राज्य को विधि बनाएगा, मतलब इनमें से कोई राज्य कुछ काम करे, कोई कानून बनाए, कोई नियम, कोई विनियम, कोई आदेश, कोई सूचना वगैरह कुछ भी होगी तो राज्य में ऐसी कोई विधि यानी कि इनमें से कुछ नहीं बना सकता जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत होगा या फिर उनका उल्लंघन करता होगा या उनको सीमित करता होगा। क्लियर है, इतनी बात हमने करी थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सरकार ना तो पहले की कोई विधि दोस्तों
मौलिक अधिकारों से असंगत हो सकती है और अगर होगी तो खारिज हो जाएगी। और दूसरा 13 बोलता है कि अगर सरकार या राज्य कोई विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वो भी असंगत अगर है तो वो भी खारिज कर दी जाएगी। और यहाँ दोस्तों अब आते हैं मेन फिर बात पर कि भूमि सुधार कानून किए गए, भूमि की सीमा तय कर दी गई और भूमि संपत्ति है और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, मतलब सरकार ने मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया। तो सरकार दोस्तों कहां फंसी? सरकार फंस गई आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत। तो जो जमींदार वर्ग था दोस्तों वो गए कहां पर? न्यायपालिका के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कि मालिक देखिए ये सरकार जो है ये आपके होते हुए, संविधान के होते हुए, न्यायपालिका के होते हुए क्या कर रहे हैं? देखिए क्या कर रहे हैं ये सर ऐसी विधि बना रहे हैं जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। इन्होंने हमारी भूमि सीमित कर दी और भूमि सर हमारी संपत्ति है और संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है सर, तो हमारा मौलिक अधिकार छीन लिया सर, तो आप इसे खारिज कर दीजिए, आप इसे खारिज कर दीजिए, सरकार ने जो कानून बनाया है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? जब आपको पता है कि संविधान का आर्टिकल 13 क्लॉज 2 साफ-साफ कहता है कि राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों से असंगत होगी, तो तुमने ऐसा क्यों किया भाई? तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों ऐसे में सरकार ने कहा कि मालिक केवल संविधान में मौलिक अधिकार ही नहीं है, केवल संविधान में सर मौलिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि मालिक हमारे संविधान में तो डीपीएसपी भी है। सर डीपीएसपी भी तो है, ठीक है आप मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन मालिक हमारे संविधान में डीपीएसपी है और डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्लॉज बी कहता है संसाधनों का समाज में समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी। तो हमने तो इसको अप्लाई करने का प्रयास किया है, ये भी तो निर्देश है हमारे लिए, ये भी तो निर्देश है। और फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जनजाति जो पिछड़े वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों से जुड़े हुए प्रावधान करने हैं हमको, किसके? शैक्षणिक और आर्थिक हितों से जुड़े हुए प्रावधान करने हैं। तो सर हमने तो वो करने का प्रयास किया है, तो डीपीएसपी भी तो है। तो दोस्तों न्यायपालिका और सरकार आमने सामने आ गई, और ये न्यायपालिका और सरकार आमने सामने आ गई या मौलिक अधिकार और डीपीएसपी आमने सामने आ गए दोस्तों? तो ये मौलिक अधिकार और डीपीएसपी तो सामने आ गए। इसके माध्यम से एक तरफ न्यायपालिका मौलिक अधिकार की बात कर रही है, दोस्तों सरकार बोल रही है डीपीएसपी की बात। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ही सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भैया ऐसे तो आप डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर हावी करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तो आप डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर हावी करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये करने की अनुमति नहीं देता, और इसीलिए मैं आपके द्वारा बनाए गए कानून को, मतलब जो भूमि सुधार कानून है उसे खारिज करता हूं। भूमि सुधार कानून को क्या करता हूं? इसे मैं खारिज करता हूं, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों को सीमित करने का काम करता है और संविधान का आर्टिकल 13 क्लॉज 2 साफ-साफ कहता है कि सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या फिर उनको सीमित करने का काम करती हो। सरकार द्वारा बनाए गए दोस्तों कानून को खारिज कर दिया, न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। अब सरकार का उसको माथा खराब, सरकार बोली कि यार मतलब हम तो समाज की भलाई की बात कर रहे हैं, हम तो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, और यहाँ ये हमारे अड़ंगा डाल रहा है मौलिक अधिकार वाली बात। तो सरकार ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए हमारे कानून को खारिज कर दिया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का हवाला देते हुए कानून को खारिज कर दिया। अब हम इस संविधान में ही संशोधन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो संविधान का हवाला देते हुए खारिज कर दिया ना कि संविधान का आर्टिकल 13 क्लॉज 2 अलाउ नहीं करता, अब हम संविधान में ही संशोधन कर देंगे। अब हम संविधान में ही क्या कर देंगे? अब हम संविधान में ही संशोधन कर देंगे। तो दोस्तों इसी उद्देश्य के साथ लाया गया था पहला संविधान संशोधन 1951। तो यहां से दोस्तों पहले संविधान संशोधन 1951 से, मतलब संविधान के लागू होने के 1 साल के बाद से ही विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गई थी। एक मौलिक अधिकारों के साथ चल रही है, एक दोस्तों डीपीएसपी के साथ चल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पहला संविधान संशोधन विधायिका और न्यायपालिका के समक्ष टकराव का पहला एग्जांपल आप देखने को मिलता है संविधान के लागू होने के पश्चात। एक तरफ सरकार बोल रही डीपीएसपी, एक तरफ न्यायपालिका बोल रही मौलिक अधिकार ग्रहण कर दिया आपने। तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, और इसके माध्यम से अब सरकार ने 2 नए आर्टिकल जोड़े संविधान में। मैं सारी बात दिखाऊंगा, सिर्फ अभी सुनते रहिएगा। ईयरफोन लगाया हुआ है तो ईयरफोन के माध्यम से, और अगर सिर्फ मोबाइल में सुन रहे हो तो मोबाइल के माध्यम से। कुछ नहीं करना है, कोई पेन नहीं चलना चाहिए, सिर्फ मेरी बात सुननी है समझा के पूरा, फिर मैं सारी बात को लिखवा दूंगा। लेकिन तब तक कोई पेन को ना छुए और कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल ना दिखे मुझे, जो पढ़ने वाले छात्र है। तो दोस्तों सरकार ने क्या किया? पहला संविधान संशोधन किया 1951 में। क्यों किया? न्यायपालिका के उस निर्णय के प्रभाव को शून्य करने के लिए, क्योंकि सरकार को तो दोस्तों आर्थिक न्याय करना ही था, बिना आर्थिक न्याय के काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो सरकार ने क्या किया? पहला संविधान संशोधन किया 1951 में दोस्तों, और 2 नए आर्टिकल जोड़े। एक जोड़ा दोस्तों आर्टिकल 31 क, दैट इज 31A, इंग्लिश वाले लिखेंगे ए 31 क, और दोस्तों एक लिखा आर्टिकल 31B या फिर 31 ख, इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे बी। तो एक दोस्तों जोड़ा 31 क और एक जोड़ा 31 ख, 31A और 31B। अब संविधान में ही संशोधन कर दिया दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान देखकर तो खारिज कर दिया था। अब सरकार ने संविधान में संशोधन किया पहला 1951 में, और जोड़े 2 नए आर्टिकल 31A और 31B। 31A के माध्यम से दोस्तों क्या लिखा? 31A में क्या लिखा सरकार ने? मैं लिखाऊंगा, आपको आपत्ति ना बिल्कुल भी। 31A में दोस्तों सरकार ने लिखा कि अगर राज्य कोई कानून बनाए, अगर राज्य कोई कानून या विधि बनाए, अब क्योंकि विधि की परिधि में सब शामिल है दोस्तों, क्योंकि विधि की परिधि में सब शामिल आएगा। अगर राज्य कोई विधि बनाए और वो विधि भूमि सुधार से जुड़ी हुई हो, किससे जुड़ी हुई हो? भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई हो, लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई हो, तो चाहे वो आर्टिकल 14 या 19, चाहे वो आर्टिकल 14, 19 जो कि मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन भी करेगी तो भी उसे खारिज नहीं किया जा सकता। अगर सरकार या राज्य कोई विधि बनाए, कानून बनाए जो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ हो, तो चाहे वो कानून आर्टिकल 14, 19 जो कि मौलिक अधिकार है उनका हनन करता हो, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो भूमि सुधार कानून खारिज किया था, ये आर्टिकल 14 और 19 का हवाला देते हुए ही कर दिया था कि क्योंकि आपका जो कानून है सरकार का वो मौलिक अधिकार 14, 19 का उल्लंघन करता है, इसलिए हम खारिज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज कर दिया था। तो इसी बात को सरकार ने क्या कर दिया? संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में लिख दिया कि अगर सरकार कोई कानून बनाए जो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ हो, तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वो मौलिक अधिकार 14 और 19 का उल्लंघन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ सरकार ने न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित किया कि नहीं किया?
यहाँ सरकार ने न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। मतलब अगर सरकार अब कोई भी कानून बनाए और उस पर लिख दे भूमि सुधार कानून, तो न्यायपालिका दोस्तों उसे आर्टिकल 14, 19 मौलिक अधिकार के आधार पर खारिज नहीं कर सकती, चाहे वो उल्लंघन ही क्यों न कर रहा हो। तो यहाँ दोस्तों आर्टिकल 31A से न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। लेकिन दोस्तों अभी तो हल्का किया गया, अब पूरा किया जाएगा। किसके माध्यम से? 31 क्लॉज बी के माध्यम से। दोस्तों 31 क्लॉज बी में सरकार ने क्या लिखा? अगर राज्य कोई विधि बनाए, अगर राज्य कोई कानून बनाए या विधि बनाए और उसे डाल दे अनुसूची नंबर 9 में, अगर सरकार कोई कानून बनाए और उसे डाल दे अनुसूची नंबर 9 में, तो इस कानून को भी इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन करता है। मतलब दोस्तों अगर सरकार कोई कानून बनाए और उसे डाल दे अनुसूची नंबर 9 में, तो उस कानून को भी इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकार 14 और 19 का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। मतलब 14, 19 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून बनाओ और कहां डाल दो? अनुसूची नंबर 9 में डाल दो। उसके बाद उसे खारिज नहीं कर सकती न्यायपालिका, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को ही सीमित कर दिया गया। कौन शक्तियों सीमित कर दिया गया दोस्तों? तो न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को ही लिमिट कर दिया गया। और दोस्तों अगर न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित कर दिया, तो न्यायिक समीक्षा तो याद है ना आप लोगों को? न्यायिक समीक्षा वो शक्ति है जिसके आधार पर न्यायपालिका किसी कानून को बने रहने देती है या खारिज कर देती है। अगर संविधान संगत है तो बने रहने देगी, अगर संविधान से असंगत है तो खारिज कर देगी। लेकिन अगर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को ही छीन लिया जाए तो न्यायपालिका के पास क्या बचा दोस्तों? कुछ नहीं बचा न्यायपालिका के पास, क्योंकि अब जब वो किसी कानून की जांच ही नहीं कर सकती तो फिर उसे खारिज कैसे करेगी दोस्तों? तो न्यायपालिका की शक्तियों को छीन लिया या भयंकर तरीके से छीन लिया दोस्तों? छीन लिया। तो 31A क्या बोलता है? 31A बोलता है कि अगर सरकार कोई कानून बनाए और उसे अगर सरकार कोई कानून बनाए जो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ हो, तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14, 19 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 31B क्या बोलता है? अगर सरकार कोई कानून बनाए और उसे डाल दे अनुसूची नंबर 9 में, तो उसे भी इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा उस कानून को कि वो आर्टिकल 14, 19 मतलब मौलिक अधिकार का हनन करता है या उल्लंघन करता है। और इसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती, इसका जुडिशियल रिव्यू भी दोस्तों नहीं किया जा सकता। तो न्यायपालिका के हाथ बांध दिए, नहीं बांध दोस्तों? न्यायपालिका के हाथ बांध दिए। इतना मामला स्पष्ट, कुछ मत लिखना अभी, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान। आप में से जो धैर्यहीन है निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि सब कुछ नहीं, सब लिखवा दूंगा, पर पहले इस पूरी फिल्म को समझ जाओ अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये बताइए कि संविधान संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे पास? किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन होता है? एक सवाल छोटा सा मेरा दोस्तों आपसे ये है कि किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन होता है दोस्तों? किस आर्टिकल के तहत संविधान का संशोधन होता है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 दोस्तों, तो जो पहला संविधान संशोधन किया था ये कौन से आर्टिकल से किया गया होगा? आर्टिकल 368 से किया गया होगा। भाई पहला संविधान संशोधन जो है ये आर्टिकल 368 से किया गया होगा दोस्तों। तो 368 से किया गया था क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 से ही होता है दोस्तों। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया। अब दोस्तों तो सरकार ने क्या कर दिया? भाई सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया 1951 में और डाले दो नए आर्टिकल 31A और 31B। 31A क्या लिखा? अगर सरकार कोई कानून बनाए जो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया सकता कि वो मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 और या आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। और दोस्तों आर्टिकल 31 क्लॉज बी में क्या लिखा कि अगर सरकार कोई कानून बनाए और उसे डाल दे अनुसूची नंबर 9 में, तो उसे भी इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वो मौलिक अधिकार 14 और 19 का उल्लंघन करती है। और दोस्तों इसके माध्यम से न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को भी क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया, इनको भी सीमित कर दिया गया। तो यहाँ दोस्तों जुडिशरी की पावर्स को लिमिट किया गया और दोस्तों कुछ कानूनों को या डीपीएसपी को हावी करने का प्रयास किया गया। किस पर? मौलिक अधिकारों पर। तो पूरी फिल्म में सामने आ रहा है कि यहाँ पर डीपीएसपी को हावी करने का प्रयास किया जा रहा है मौलिक अधिकारों पर, क्योंकि ये जो कानून है दोस्तों ये सब किसके लिए है? सब डीपीएसपी के लिए है, ये सब इकोनॉमिक जस्टिस के लिए है, ये सब आर्थिक न्याय के लिए है। तो आर्थिक न्याय के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो चाहे वो मौलिक अधिकारों को सीमित ही क्यों न करता हो, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? अब जब ये मामला दोस्तों हो गया तो इसके बाद फिर से जो जमींदार वो था वो गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट महोदय देखिए सरकार ने क्या कर दिया। सुप्रीम कोर्ट महोदय देखिए सरकार ने क्या कर दिया। सरकार ने पहला जो संविधान संशोधन कर दिया है ये तो 13 क्लॉज 2 का साफ साफ उल्लंघन है, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात करता है मालिक। देखिए 13 क्लॉज 2 का उल्लंघन कर रहा है ये पहला संविधान संशोधन। तो 31A को खारिज कर दीजिए, 31B को खारिज कर दीजिए, क्योंकि ये तो सही तो 13 क्लॉज 2 का उल्लंघन करते हैं, खारिज कर दीजिए इनको। और दोस्तों इसी पर आया था पहला केस। दोस्तों इसी पर कौन सा केस आया? दोस्तों इसी पर आया था पहला केस, और पहले केस का नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। तो दोस्तों पहला केस 1951 में ही आ गया था, इसका नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें यही बात की जमींदारों ने कि साहब सुप्रीम कोर्ट महोदय सरकार के पहले संविधान संशोधन को खारिज कर दीजिए, 31A और 31B को खारिज कर दीजिए, क्योंकि देखिए वो मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात करते हैं और 13 क्लॉज 2 तो मालिक इसको खारिज कर देगा। तो प्लीज आप खारिज कर दीजिए इसको, क्योंकि वो आर्टिकल 13 का उल्लंघन कर रहा है, पहला संविधान संशोधन 31A 31B। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहला संविधान संशोधन 1951 वैध है। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, अभी तो आप कह रहे थे ऐसा, सर अभी आप कह रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में दोस्तों कि भैया ऐसा है, पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ है इसके माध्यम से 31 का और 31 खा जोड़े गए हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों वैध हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों वैध हैं। जब बोले पर मालिक आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 बोलता है ना कि मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं हो सकता, उसे खारिज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बाबू वो कहता है, आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि विधि ऐसी कोई नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन बाबू
ये जो पहला संविधान संशोधन किया गया है ना 1951 में, ये पहला संविधान संशोधन किया किससे गया है? आर्टिकल 368 से किया गया। किससे किया गया है? ये पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 368 से किया गया है। और ये आर्टिकल 368 जो है, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो विधि बताई गई है ना, जो विधि बताई गई है, इसमें आप देखते हैं कि कोई भी नियम हो, कोई विनियम हो, कोई कानून हो, कोई अधिसूचना हो, कोई अध्यादेश हो, ये आर्टिकल 368 इस विधि में कहीं पर शामिल नहीं है। ये जो आर्टिकल 368 है, ये इस विधि में जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताई गई विधि है, उसमें आर्टिकल 368 कहीं पर भी शामिल नहीं है। और अगर आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की परिधि में नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 368 एक विशेष विधि है। क्या है? एक विशेष विधि है, और वो चूंकि आर्टिकल 13 में आती ही नहीं है, वो चूंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताई गई विधियों में शामिल ही नहीं है, इसीलिए ये मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है, क्योंकि वो 13 में शामिल ही नहीं है। आर्टिकल 368 जो है वो तो एक विशेष विधि है भाई। आर्टिकल 368 जो है वो तो क्या है? वो तो एक विशेष विधि है। वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताई गई विधि में शामिल नहीं है, तो ये तो खारिज कर सकता है, मौलिक अधिकार को सीमित करे, खारिज करे, जो करना वो करे। तो दोस्तों मामला क्लियर हो गया कि आर्टिकल 368 जो है वो मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है, वो मौलिक अधिकारों को खारिज कर सकता है, और उसमें कोई भी उसे दोस्तों रोक नहीं सकता, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है वो क्या है दोस्तों? वो तो एक स्पेशल लॉ है, और जब वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में शामिल ही नहीं है तो खारिज कर सकता है। और इसीलिए पहला संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया, ये चूंकि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके किया गया है, तो ये भी मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है, तो किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लो दोस्तों मामला क्लियर हो गया। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि आर्टिकल 368 एक विशेष विधि है, वो आर्टिकल 13 की परिधि में शामिल नहीं है, और जब आर्टिकल 13 में आती ही नहीं है तो वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, क्योंकि उसमें तो ये सब आता है, सूचना कानून नियम, उसमें 368 नहीं आता, तो कर सकता है। हो गया दोस्तों, काम क्लियर हो गया, यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। आगे चल दोस्तों एक और केस आता है, और उसके नाम है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य दोस्तों, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य दोस्तों आया था 1965 में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को ही बरकरार रखा। इस वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय को ही रखा बरकरार दोस्तों। कौन सा वाला? अभी आया था कि आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 क्या है? ये एक विशेष विधि है, ये एक स्पेशल लॉ है, और ये आर्टिकल 13 की परिधि में शामिल नहीं है। तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार को सीमित भी कर सकता है और खारिज भी कर सकता है दोस्तों, और खारिज भी कर सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 1951 का शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला हो, या 1965 का सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला हो, दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों आर्टिकल 368 जो है, इसको एक स्पेशल लॉ माना, इसको एक विशेष विधि माना दोस्तों, इसको एक स्पेशल लॉ माना या इसको एक विशेष विधि माना, और इसने कहा कि भाई आर्टिकल 13 की परिधि में आर्टिकल 368 शामिल नहीं है, और नहीं है तो खारिज करे, संशोधन करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और मामला आता है, और उस मामले का नाम है दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दोस्तों कौन सा है? तो ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दोस्तों 1967। इसके दूसरा बताते हैं मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 दोस्तों। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दोनों ही निर्णयों को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दोनों निर्णयों को क्या किया? पलट दिया, सज्जन सिंह वाले को भी, शंकरी प्रसाद वाले को भी। और गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनो भैया, सुन लीजिए गौर से, ये जो आर्टिकल 368 है ना, ये कोई विशेष विधि नहीं है, ये कोई विशेष विधि नहीं है। ये आर्टिकल 368 जो है, ये भी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो विधि बताई गई है उसमें शामिल है। तो आर्टिकल 368 जो है ये कोई स्पेशल लॉ या विशेष विधि नहीं है, बल्कि ये भी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताई गई विधियों में शामिल है। और चूंकि ये भी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की परिधि में आती है, तो इस पर भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लागू होता है, और ये मौलिक अधिकारों को सीमित या उनका संशोधन नहीं कर सकती। हो गया दोस्तों क्लियर? तो अब तक दोस्तों जो आर्टिकल 368 खुले सांड की तरह घूम रहा था मौलिक अधिकार को संशोधन करते हुए, उसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बेल बांध लिया। क्या कहा कि ये जो आर्टिकल 368 है ये कोई स्पेशल लॉ या फिर विशेष विधि नहीं है, ये भी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में शामिल विधियों में शामिल है, और चूंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की विधियों में शामिल है, तो इस पर भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लागू होता है, और इसलिए मौलिक अधिकारों से असंगत या फिर उनको सीमित नहीं कर सकती। अब दोस्तों एक सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ठीक है मालिक, आपने अब क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 368 कोई स्पेशल लॉ नहीं है, विशेष विधि नहीं है, और ये भी आर्टिकल 13 की परिधि में शामिल है, तो मालिक ये बताओ पीछे 1950 से वही मामला करोगे क्या? आपने जो भी कहा है क्या ये 1950 से लागू होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, देखो ऐसा है, अगर अब हम ये वाली व्याख्या को पीछे से लागू करेंगे 1950 से, तो ऐसे में देश में कई सारे कानून बने हैं, वे लागू हो चुके हैं, उन पर काम किए जा रहे हैं, तो ऐसे में काफी सारी समस्या पैदा हो सकती है। समस्या तो हम लोग इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं करेंगे, अपने इस स्टेटमेंट को, अपनी इस व्याख्या को हम भूतलक्षी प्रभाव से मतलब अतीत में जाकर लागू नहीं करेंगे। जो सरकार ने कर लिया, बना लिया, वो ठीक है, लेकिन अगर आज के बाद सरकार ने 368 का प्रयोग करके भी मौलिक अधिकारों को असंगत, मौलिक अधिकार को असीमित किया या उनमें संशोधन करने का प्रयास किया, तो हम उसका रिव्यू कर सकते हैं और उसे हम खारिज कर सकते हैं। मतलब भूतलक्षी प्रभाव से हमारा निर्णय लागू नहीं होगा, बल्कि भविष्यलक्षी प्रभाव से हम इसको लागू करेंगे। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं, बल्कि प्रोग्रेसिव तरीके से इसको लागू करेंगे। भूतलक्षी नहीं, बल्कि भविष्यलक्षी तरीके से लागू करेंगे।
भाई सोच के देखिए ना आप लोग। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 में शामिल है, तो दोस्तों अब इस व्याख्या को पीछे से लागू करोगे तो कई सारे कानून सरकार बना चुकी है, उन कानूनों से देश चल रहा है, कई सारे कानून बन चुके हैं, नियम बन चुके हैं, लागू हो रखे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को पीछे से लागू करोगे तो बहुत सारे नियम खारिज करने पड़ेंगे, कानून खारिज करने पड़ेंगे, काफी समस्या आ सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि हमारी व्याख्या जो है आज से भविष्य के लिए लागू होगी। मतलब आज के बाद कोई सरकार जो है वो 368 का प्रयोग करके 368 का प्रयोग करके भी आर्टिकल 13 की परिधि में है और 368 का प्रयोग करके भी मौलिक अधिकारों को सीमित या उनसे संगत नहीं हो सकती। तो दोस्तों तो आर्टिकल 368 जो खुला सांड था अब तक, उसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बांध के बेल से बांध दिया घर के खूंटे पर। लेकिन दोस्तों इस समय तक सत्ता में आ चुकी थी भारत की बेटी। कौन आ चुकी थी दोस्तों? इस समय तक सत्ता में आ चुकी थी भारत की बेटी। और दोस्तों भारत की बेटी को आर्टिकल 368 से बड़ा लगाव था दोस्तों। किससे बड़ा लगाव था? आर्टिकल 368 दोस्तों संविधान में संशोधन करने से दोस्तों को बड़ा मजा आता था। जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि काफी मजा है दोस्तों 368 काफी। और वो नहीं चाहती थी दोस्तों कि आर्टिकल 368 ऐसे बना रहे बेबस की तरह और वो आर्टिकल 13 में शामिल रहे। तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों किया 24वां संविधान संशोधन 1971 में। कौन सा किया? 24वां संविधान संशोधन किया दोस्तों 1971 में, और इसके माध्यम से जोड़े दो नए आर्टिकल। एक दोस्तों जोड़ा आर्टिकल 13 क्लॉज 4। अभी तक 13 में कितने थे? 13 1 2 3 थे, 4 यहां जुड़ा है। और दोस्तों एक जोड़ा आर्टिकल 368 क्लॉज 3, मतलब 368 में अब तक 2 हुआ करते थे, अब तीसरा यहां जुड़ा दोस्तों। तो एक जोड़ा आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और एक जोड़ा आर्टिकल 368 क्लॉज 3। और इन दोनों में दोस्तों एक बात लिखी। इन दोनों में क्या लिखा? एक बात लिखा कि आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। मतलब दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शून्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आर्टिकल 368 कोई विशेष विधि नहीं है, ये आर्टिकल 13 में शामिल है, और 13 में शामिल है तो ये मौलिक अधिकारों से असंगत या सीमित नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों इंदिरा जी ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में और 2 नए आर्टिकल जोड़े, 13 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 3। और दोनों में क्या बात लिखी कि आर्टिकल 13 की परिधि में आर्टिकल 368 शामिल रहेगा। इसका मतलब दोस्तों इस खुले इस सांड को दोस्तों इंदिरा जी ने फिर से क्या कर दिया? फिर से आजाद कर दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। गोलकनाथ दोस्तों सिमरन को पकड़ के जेल में डाल दिया था। अब आप इसमें सिमरन है तो परेशान मत हो, थोड़ा सा ये एग्जांपल है, सो डोंट टेक इट पर्सनली, है ना, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स एन एग्जांपल। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको बांध दिया था, आर्टिकल 13 की परिधि में शामिल कर दिया था। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी ने क्या किया? संविधान का संशोधन किया और आर्टिकल 368 को फिर से आर्टिकल 13 की परिधि से बाहर कर दिया। और आर्टिकल 13 से बाहर निकल गया 368, तो दोस्तों वो फिर से मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है, उनसे असंगत हो सकता है और फिर वो खारिज नहीं हो सकता वो कानून। तो दोस्तों ये कर दिया इंदिरा जी ने। और दोस्तों इस बार इंदिरा जी इतने पे नहीं रुकी, उन्होंने 24वां भी किया और दोस्तों इसके बाद क्या किया? उन्होंने बैक टू बैक 25वां भी किया दोस्तों। उन्होंने 25वां संविधान संशोधन भी किया 1971 में किया और दोस्तों इसके माध्यम से 31 क्लॉज ग जोड़ दिया। मतलब पिताजी जोड़ के गए थे 31A और B और बेटी ने जोड़ा 31C। बेटी ने क्या जोड़ा दोस्तों? बेटी ने जोड़ा 31C 31 ग। किससे? 25वें संविधान संशोधन 1971 से। और इसमें क्या लिखा बाबू? इसमें लिखा कि अगर सरकार 39 क्लॉज B और 39 क्लॉज C, अगर सरकार 39 क्लॉज B जो दोस्तों क्या बात करता है? ये दोनों डीपीएसपी में पढ़ेंगे। पता है ना डीपीएसपी का विस्तार कहां से कहां तक है दोस्तों? डीपीएसपी का विस्तार किया गया है 36 से लेकर 51 तक। तो ये क्या है? 39 है तो कहां पर होगा? डीपीएसपी में होगा। और इनमें क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 39 क्लॉज B कहता है संसाधनों का समाज में समान वितरण, संसाधनों का समाज में समान वितरण या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी, संसाधनों का समाज में समान वितरण। और दोस्तों आर्टिकल 39 क्लॉज C कहता है धन के केंद्रीकरण का निषेध, धन के केंद्रीकरण का निषेध, मतलब कोई अडानी अंबानी नहीं बनेगा, सब लोगों को समान में देने का प्रयास किया जाएगा। संसाधनों का समाज में समान वितरण, धन के केंद्रीकरण का निषेध, मतलब किसी को मैं अडानी अंबानी नहीं बनने दूंगी, मतलब समाजवाद, मतलब सोशलिज्म, भयंकर वाला समाजवाद दोस्तों। इंदिरा गांधी की पॉलिसीज में आप क्या देख रहे हैं? भयंकर समाजवाद। अब देखिए समाज कैसे इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया और इसके माध्यम से जोड़ा 31C। ए भी तो पहले जुड़ चुके, पिताजी ने जोड़ दिए इनके, नेहरू जी ने। C जोड़ा इन्होंने। और क्या लिखा 31C में कि अगर सरकार 39 क्लॉज B और 39 क्लॉज C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, अगर सरकार 39 क्लॉज B और 39 क्लॉज C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उस कानून को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं। क्या लिखा? अगर सरकार 39 क्लॉज B जो क्या कहता है? समाज में संसाधनों का समान वितरण, और 39 क्लॉज C क्या कहता है? धन के केंद्रीकरण का निषेध। तो इंदिरा जी ने लिखा 31C में कि अगर सरकार आर्टिकल 39 क्लॉज B या C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो चाहे वो कानून आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन ही क्यों ना करता हो, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी को फिर हावी किया गया दोस्तों। बाप भी यही कर रहा था, बेटी भी यही करी दोस्तों। और ये कुछ और नहीं, ये दोस्तों बहुत बड़ा समाजवाद का कदम था दोस्तों। पढ़ेंगे अभी प्रस्तावना में समाजवाद क्या होता है बहुत डिटेल से, बड़ी शानदार विचारधारा है समाजवादी, पढ़ेंगे आप, उदारवादी भी।
तो क्या लिखा दोस्तों 25 संविधान संशोधन से? अब इसका मतलब क्या होता है? धन के केंद्रीकरण के निषेध मतलब क्या होता है? मतलब राज्य बंटवारा करवाएगा सब में समान रूप से, कोई अडानी अंबानी नहीं चाहिए मेरे को, राज्य अपने आप सबको समान रूप से देखेगा। और दोस्तों यकीन मानिए 1991 से पहले शायद ही आपने किसी खरबपति का नाम सुना हो। ये अडानी अंबानी सब दोस्तों 1991 के बाद की देन है, जब समाजवाद ढह गया 1991 में। उसके बाद केवल कौन बचा? उदारवाद, जिसका एक और नाम है पूंजीवाद। ये अडानी अंबानी तो पूंजीवाद उदारवाद की देन है भाई। आज आप देखिए सारे टाटा रतन बिरला सबकी बात करते हैं आप लोग, लेकिन 1991 से पहले दोस्तों सरकार थी जो थी, राज्य था जो दोस्तों, ये वही दौर है। ये तो 1971 की बात कर रहे हैं। इंदिरा जी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वो भी कौन सा एग्जांपल है? समाजवाद का। 14 प्राइवेट बैंकों का क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण। उनको राष्ट्रीयकृत बना दिया गया था, उनको नेशनलाइज कर दिया था दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा इंदिरा ने क्या किया? एक और संशोधन किया दोस्तों, 26वां संविधान संशोधन किया उन्होंने 1971 में। और इसके माध्यम से क्या किया? इसके माध्यम से जो प्रीवी पर्स था दोस्तों, ये प्रीवी पर्स क्या था? ये जो राज्य रजवाड़े दोस्तों हुआ करते थे देश में, इन राज्य रजवाड़ों को पेंशन मिला करती थी। क्या मिला करती थी? इन्हें पेंशन मिला करती थी दोस्तों इन राज्य रजवाड़ों को। इंदिरा जी ने कहा कि तुम्हारी पेंशन भी अब से बंद। राज्य रजवाड़े घर जाओ, बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, घर जाओ। जो सही में सूरवीर थे वो तो चले गए, तुम भी घर जाओ, अब नहीं मिलेगा पैसा तुमको एक भी राज्य की ओर से। तो 26वें संविधान संशोधन 1971 से प्रीवी पर्स भी खत्म किया दोस्तों। बैक टू बैक समाजवाद दोस्तों। और ये वही दौर है 1971 का दोस्तों, जिस समय हमने पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बनवाया दोस्तों। शी वाज एन आयरन लेडी। आलोचना अपनी तरफ और दोस्तों उनके काम अपनी तरफ। शी वाज अ रियल आयरन लेडी दोस्तों, वो सही में एक लौह महिला थी। और ये समाजवाद का इतना प्रभाव क्यों दिख रहा है आपको? ये समाजवाद का ही प्रभाव था कि जब हम पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करवा रहे थे तो अमेरिका की नौसेना आ गई थी हमारे साथ युद्ध करने के लिए, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम नौसेना का अमेरिका से डील कर सके। उस समय दोस्तों हमारा खास दोस्त, समाजवाद का झंडा लेकर सबसे आगे दौड़ने वाला दोस्त यूएसएसआर आया दोस्तों सहायता करने के लिए। 71 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो सवाल था कि सर समाजवाद क्यों? क्योंकि समाजवाद ने दोस्तों हमारी दोस्ती बचाई, और समाजवाद ने ही हमें उस अमेरिका से दोस्तों समय बचाया। वरना दोस्तों अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना युद्ध पोत ले आया था, और जब उसे पता चला हमारे दोस्त को कि भाई भारत पर खतरा है, समाजवादी भाई पर खतरा है, तो दोस्तों वो भी अपना युद्ध पोत लेकर आया। तो अमेरिका को लगा कि कहीं ये भारत पाकिस्तान का युद्ध अमेरिकी रसिया युद्ध में बदल जाए। और वो दौर दोस्तों, वो दौर शीत युद्ध का दौर था, और इसलिए अमेरिका को वापस जाना पड़ा। तो वी हैव टू थैंक्स टू रशिया दोस्तों। रशिया दोस्तों बहुत जगह काम आया है, आगे पढ़ेंगे पॉलिटिक्स में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो वो रशिया दोस्तों, वो जो यूएसएसआर, आज रशिया है पहले यूएसएसआर था, वो यूएसएसआर दोस्तों हमारा दोस्त, और वो यूएसएसआर समाजवाद का झंडा लेकर सबसे आगे दौड़ने वाला देश था, और हम उसके दोस्तों दोस्त थे, हमने भी समाजवाद अपनाया हुआ था। तो ये सब उसी का परिणाम है दोस्तों, ये सब उसी का परिणाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इंदिरा जी ने क्या किया? 24वें संविधान संशोधन किया। क्या किया? इसके माध्यम से जुड़े दोनों आर्टिकल 13 × 4 और 368 × 3, और क्या लिखा कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 की परिधि से बाहर रहेगा, मतलब खुला हो गया। अब फिर वो मौलिक अधिकार को संशोधित करे, सीमित करे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब न्यायपालिका के निर्णय को खत्म कर दिया। 25वां संशोधन किया 1971 में। क्या कहा? जोड़ा नया आर्टिकल 31C 31 और क्या लिखा? अगर सरकार 39 B अगर सरकार 39 B या 39 C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो चाहे वो कानून आर्टिकल 14, 19 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न करता हो, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। और 26वें संविधान संशोधन से क्या किया? इन राज्य रजवाड़ों को मिलने वाली पेंशन खत्म कर दी दोस्तों। फिनिश। क्लियर? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज मिलने वाला था कि नहीं मिलने वाला था? सोच बताइए दोस्तों, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। और आधार क्या है भाई? आर्टिकल 13 आधार रहेगा दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में क्या कहा था कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 में शामिल है। इंदिरा जी ने उसको बाहर निकाल दिया और उसके बाद फिर ये कर दिया, मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया, देखिए 39 B और C के नाम पर। तो चैलेंज मिलना था दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1970 के दौर की बात मैं बताऊं आप लोगों को, 1970 में दोस्तों केरल जो राज्य था, केरल जो स्टेट है दोस्तों, वहां पर भी एक भूमि सुधार कानून बनाया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, दिक्कत तो नहीं है ना? और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अभी फिलहाल पॉलिटिक्स में खो रखे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में मैं उम्मीद नहीं करता हूं ना, मैं चेक कर रहा हूं कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा फ्लो टूटे और ना आपका टूटे, बाकी जो है वो अपना करता रहे। तो दोस्तों ये 1970 ही का दौर था। 1970 में दोस्तों केरल जो राज्य है उसने भी अपने यहाँ पर एक भूमि सुधार कानून बनाया, एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया केरल सरकार ने। और क्या था उस भूमि सुधार कानून में दोस्तों केरल वाले में? उसने कहा कि भैया अगर देखो, अगर कोई धार्मिक मठ वगैरह है तो अगर कोई धार्मिक भूमि है तो उसकी भी एक सीमा होगी। अगर कोई धार्मिक भूमि है उसकी भी एक सीमा होगी। अगर सीमा से ज्यादा धार्मिक भूमि है तो उसको हम एक्वायर कर लेंगे, उसको केरल की सरकार जो है वो ले लेगी आर्थिक न्याय के उद्देश्य से, गरीब मजदूरों बांटने के लिए। अगर धार्मिक स्थानों की भूमि भी एक निश्चित, मतलब कहने का यह है कि केरल सरकार ने 1970 में क्या किया, उसने अपने यहाँ भूमि जो थी, जो धार्मिक भूमियां थी, उन पर भी सीमा आरोपित कर दी कि अगर इससे अधिक आपकी भूमि है तो उसको सरकार ले लेगी आर्थिक न्याय के लिए। दोस्तों ऐसे में एक मठाधीश थे, एक मठ के मठाधीश थे दोस्तों, उनका नाम था केशवानंद भारती, और उनके मठ की दोस्तों बहुत सारी भूमि सरकार ने ले ली उसी कानून के तहत। और भूमि क्या दोस्तों? भूमि किसी की संपत्ति, और संपत्ति का अधिकार दोस्तों किसी का मौलिक अधिकार। तो वो मामला वहां से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, केशवानंद भारती वाला, और यहाँ से ये मामला दोस्तों चल ही रहा था बहुत लंबे समय से 1951 से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामलों को दोस्तों एक कर दिया कि भैया एक साथ सुनवाई करेंगे इसकी। और दोस्तों इस मामले का नाम है दोस्तों केशवानंद भारती। कौन सा दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973।
सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों को दोस्तों क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। उधर से केरल मामला आ गया, सेम मामला वही था, संपत्ति वाला की संपत्ति, भूमि किसी की संपत्ति, भूमि को आपने सीमित कर दिया, भूमि किसी की संपत्ति है, संपत्ति का मालिक अधिकार था, वहां पर भी मामला आया। यहाँ से दोस्तों 1951 से मामला चला आ ही रहा था पहले से, तो इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने किया मर्ज, कि इनको सुनवाई करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये समझ चुका था कि देखो मैं कुछ भी कहूंगा ये सरकार संशोधन कर देगी फिर से संविधान में, जैसा कि करती आ रही है। मैं कुछ कहता हूं ये संशोधन करती है, मैंने कुछ कहा पहला संशोधन कर दिया, मैंने कुछ कहा 2400 कर दिया, 2500 कर दिया, 2600 कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार कुछ ना कुछ तो पेटेंट इलाज करना पड़ेगा, परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। मतलब ऐसे तो मैं दुखी हो गया, मतलब मैं कहूंगा यहाँ से कुछ, सरकार वहां से फिर संशोधन कर देगी संविधान में, क्या करूंगा मैं? मतलब तो वही बात है कि मैं डाल तू बात वो मामला चल रहा है, मैं कुछ कहूंगा वो संशोधन करके फिर उसको वैसा कर देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, इन सबको चुनौती मिली थी इस केस में दोस्तों, इस केस में 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, इन सबको चुनौती मिली थी, इन सबको चुनौती मिली हुई थी, 2425 सबको मिली थी चुनौती। उसी आधार पर 13 में आता है और खारिज कर दो एंड ऑल। और सुप्रीम कोर्ट समझ चुका था कि मैं फिर कुछ चाहूंगा फिर संशोधन कर देगी सुप्रीम कोर्ट, महिला के समय तो दोस्तों भारत की बेटी पीएम थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि तुम्हें संविधान का संशोधन करना है, तुम्हें मौलिक अधिकार संशोधित करने हैं, तुम पीछे पड़े हो मतलब मौलिक अधिकारों के, तुम हमने कुछ कहा तुमने फिर संशोधन कर दिया, फिर से तुम आर्टिकल 360 को बाहर निकाल दिया, संशोधन किए जा रहे मौलिक अधिकारों में। तो सरकार हंसी बोले हाँ हम तो करेंगे, हम तो कल भी करते थे हम अब भी करेंगे, तुम्हें जो करना तुम कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मानोगे तुम, सरकार ने कहा नहीं तुम कर लो हम फिर संशोधन कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अच्छा तो तुम्हें मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन करना ही है, तो सरकार ने कहा हाँ हम करेंगे संशोधन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। अब सुनो, इस केस में 13 जनों की बेंच बैठी दोस्तों, आज तक की भारत की सबसे बड़ी बेंच, बेंच का होता है जितने अधिक न्यायाधीश होंगे उतनी बड़ी बेंच होती है, तो 13 जनों की बेंच सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है आज तक, और वो इसी मामले में बैठी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है तो सुनो अब हमारा फैसला, तुम्हारा 24वां संविधान संशोधन भी वैध, तुम्हारा 25वां संविधान संशोधन भी वैध, तुम्हारा 24वां संविधान संशोधन भी वैध और तुम्हारा 25वां संविधान संशोधन भी वैध, संवैधानिक है, जाओ खुश रहो। और सुनो तुम्हें मौलिक अधिकार को चेंज करना है ना, बोले हाँ करना है, तो तुम उसमें भी संशोधन कर सकते हो, मैं ही कह रहा हूँ। लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि तुम मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकते हो, इवन इसमें कहा था कि तुम प्रस्तावना को भी चेंज कर लो भाई, तुम उसमें भी संशोधन कर सकते हो। तो सरकार ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कर ही लेंगे, तुम मना करेगा तब भी कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है बाबू तुम्हारा 24वां भी वैलिड, तुम्हारा 25वां भी वैध, तुम मौलिक अधिकारों को संशोधित करो, तुम प्रस्तावना को भी चेंज कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो। लेकिन और दोस्तों लेकिन सुनते ही सरकार के कान खड़े हो गए, लेकिन क्या होता है, लेकिन कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन तुम ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते, तुम मौलिक अधिकार चेंज करना है कर लो, प्रस्तावना में चेंज करना है कर लो, लेकिन तुम कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। दोस्तों यहां से सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक नया सिद्धांत बनाया, और वो क्या दोस्तों, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों क्या संविधान का मूल ढांचा, कि तुम्हें संशोधन करना है ना मौलिक अधिकार में कर लो, तुम पूरे संविधान में कर लो संशोधन, खुश, लेकिन तुम कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। सरकार दोस्तों बोली ये क्या बात कर रहा है भाई, ये अभी संविधान का मूल ढांचा क्या होता है? तो सरकार ने लगाया जुगाड़ पूछने का दोस्तों। अब सरकार को ये था ना कि पता चले हमको कि क्या मतलब होता है, तब हमको जुगाड़ निकालेंगे, अगला क्या टिकट लगाना है, लगाएंगे टिकट अपना अलग से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है, तुम्हें संशोधन करना संविधान में कर लो, जहां करना वहां कर लो भाई, जाओ खुश रहो, लेकिन वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सरकार का माथा खराब दोस्तों कि ये संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, क्या नया लेकर आ गई। तो दोस्तों तुरंत इंदिरा गांधी सरकार ने पूछा, बोला प्रेसिडेंट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार केवल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। दोस्तों मैंने बताया होगा आपको पहले ये बात कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने पूछा, बोला प्रेसिडेंट से कि भैया पूछो, सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है। बोले हाँ मैडम पूछता हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ने भेजा एजीआई को, भारत के महान्यायवादी। दोस्तों भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। अब भाई प्रेसिडेंट तो नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने के लिए, जो राष्ट्रपति है वो तो नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के लिए, तो उन्होंने भेजा भारत सरकार के वकील को, जो होता है एजीआई, भारत का महान्यायवादी। बोले जा भाई पूछ, क्या बेटा पूछ, क्या है संविधान का मूल ढांचा। दोस्तों महान्यायवादी गए सुप्रीम कोर्ट के पास, 13 जो बैठी थी मैं बताया आप लोगों को, और पूछा उनसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, एजीआई साहब ने जो वकील होते हैं भारत सरकार के, कि मालिक वो आपने संविधान का मूल ढांचा कहा था ये कृष्ण भारती मामले में, वो क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का मूल ढांचा बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आप कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो उसके खिलाफ हो। तो एजी बोला मालिक मैं समझ गया कि बहुत बड़ी चीज है कुछ तो भी संविधान का मूल ढांचा, लेकिन मैं तो ये पूछने आया हूं कि वो क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम कोई संशोधन नहीं कर सकते, और वो क्या होता है ये केवल हमको पता है, ये केवल हमको पता है, मतलब केवल जो इस बेंच पे बैठे हैं ये केवल उनको पता है, ये केवल न्यायपालिका को पता है। अब दोस्तों एजीआई बोला मालिक क्या बोला, मोल दिया, ये केवल हमें पता है, जाओ। अब दोस्तों एजीआई सोचे कि भाई मैं क्या जवाब दूंगा जाके मैडम को, मतलब इनको ही पता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो उसके खिलाफ हो, और वो क्या है उनको पता है। अब दोस्तों हो गया भाई, उन्होंने बात करी, प्रेसिडेंट से बोला, प्रेसिडेंट ने फिर सरकार से बोला कि वो ये कह रहे हैं कि संविधान का मूल ढांचा है और तुम ऐसा काम नहीं कर सकते जो उसके खिलाफ हो, और वो क्या होता है वो उनको पता है। दोस्तों क्या लगता है इंदिरा गांधी ने क्या किया होगा? दोस्तों वही जो उनको करते आ रही थी। दोस्तों उन्होंने क्या किया? दोस्तों उन्होंने फिर गुस्से में एकदम लाल होकर इंदिरा गांधी जी ने क्या, उन्होंने कहा 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में। बोले अभी बताती हूँ न्यायपालिका को, मूल ढांचा होता है, हम कोई नहीं कर सकते उसके खिलाफ काम, और उनको पता है, लो अभी करती हूँ मैं। 42वां संशोधन किया 1976 में, और इसके माध्यम से जुड़े दो नए आर्टिकल, एक जोड़ा 368 क्लॉज 4, क्योंकि 3 तक तो वहां जुड़ चुका था लास्ट वाले में, 368 क्लॉज 4 जोड़ा दोस्तों, और यहाँ जोड़ा आर्टिकल 368 क्लॉज 5।
आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और दोस्तों आर्टिकल 368 क्लॉज 5 जुड़ा सरकार में। और 368 क्लॉज 4 लिखा कि सरकार पूरे संविधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है। पूरे संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है, मतलब संसद पूरे संविधान को संशोधित कर सकती है। और 368 क्लॉज 5 में लिखा कि और इसका कोई जुडिशियल रिव्यू, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती। एकदम दोस्तों गुस्से में डाल, मूल ढांचा होता है केवल हमको पता, ये क्या बात है, लॉबी करते हुए तुम्हारा में। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने किया 42 संशोधन 1976 में और जोड़े दो नए आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 5। 368 क्लॉज 4 में क्या लिखा कि पूरे के पूरे संविधान को संशोधित करने की शक्ति है संसद के पास। और 368 क्लॉज 5 में क्या लिखा दोस्तों कि न्यायिक समीक्षा भी इसकी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं दोस्तों, इंदिरा जी ने यहाँ पर और मामला दोस्तों बढ़ाया। इंदिरा जी ने कहा कि पूरे के पूरे डीपीएसपी को, अभी तक तो 39 क्लॉज बीसी की बात हो रही थी, 2-3 डीपीएसपी की बात कर रही थी, अब इस वाले दोस्तों 42 संशोधन से क्या कहा कि पूरे के पूरे डीपीएसपी जो हैं वो आर्टिकल 14 और 19 मतलब मौलिक अधिकारों पर हावी होंगे। मतलब अगर किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए आर्टिकल 14 19 का उल्लंघन होता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी हावी होंगे मौलिक अधिकारों पर। अब तो एक आर्टिकल की बात थी 39 क्लॉज बीसी की बात कर रही थी, यहाँ क्या कहा पूरे डीपीएसपी मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 19 पर हावी होंगे। और ऐसा कानून अगर बनाया जाएगा हावी करने वाला तो उसे कोई खारिज नहीं कर सकता, चाहे वो मौलिक अधिकार को खारिज क्यों करते हो या सीमित क्यों करते हो। लो दोस्तों गुस्से में लाल दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा हमें पता है, क्या होता है हमें पता है, बताओ हमें भी, कुछ तो जुगाड़ निकालेंगे हम भी। और तो ये किया। अब इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास फिर एक मामला गया, इस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। कौन सा दोस्तों? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का दोस्तों मामला था, 1980 का मामला था। इस केस में याचिकाकर्ता गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि महोदय आप के समक्ष में एक बात रखना चाहूंगा, मालिक ये देखो 42 संविधान संशोधन किया है, देखिए, और ये क्या क्या कहता है, ये कहता है कि संविधान के पूरे संविधान को संशोधित करना जो है संसद की शक्ति में आता है और इसका कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, और पूरे जो डीपीएसपी है वो 1914 पे हावी होंगे मौलिक अधिकारों पर। अब क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिखाओ क्या है 42 संशोधन, दिखाओ जरा एक बार। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा 42 संविधान संशोधन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया ऐसा है, पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करना, पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, इसलिए ये मैं खारिज करता हूं। क्योंकि तो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है दोस्तों। लो दोस्तों संविधान के मूल ढांचे किसको पता है? न्यायपालिका दोस्तों। अब फिर कहा याचिकाकर्ता की मालिक इसका क्या जुडिशियल रिव्यू वाले का क्या खारिज? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे प्यारे दोस्त, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा तो संविधान के मूल ढांचे में नहीं है, इसे कोई कैसे खारिज कर सकता है, छीन सकता है? ये भी संवैधानिक नहीं है, मैं इसे भी खारिज करता हूं क्योंकि ये भी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। बोले मालिक ये देखो डीपीएसपी जो है सारे डीपीएसपी आर्टिकल 14 पर हावी होंगे। बोले अरे मेरे प्यारे दोस्त, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के मध्य समन्वय, लड़ाई नहीं, ऊपर नीचे नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य समन्वय संविधान के मूल ढांचे में है। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के मध्य बैलेंस संतुलन संविधान के मूल ढांचे में है, और ये तो डीपीएसपी को हावी कर दे रहा है, तो ये तो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, मैं इसे भी खारिज कर देता हूं। और दोस्तों इन सारी बातों को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? खारिज कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? खारिज कर दिया संविधान का मूल ढांचा, जो किसको पता है? न्यायपालिका को। अब सरकार क्या करे? सरकार के तो संविधान संशोधन दोस्तों खाली होते जा रहे हैं, खारिज होते जा रहे हैं, किस नाम पर? संविधान के मूल ढांचे, और पता किसको है? केवल न्यायपालिका को। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब ये मामला क्लियर हो गया कि न्यायिक समीक्षा जो संविधान के मूल ढांचे में है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संतुलन है, ये संविधान के मूल ढांचे में है, और पूरे संविधान को संशोधित करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। ठीक है साहब, क्लियर हो गया। अब दोस्तों एक याचिकाकर्ता और आया, 1 साल के बाद एक और केस आया दोस्तों। ये केस कौन सा था मैं सारी बात लिखूंगा कल की क्लास में आप लोगों को। दोस्तों अगला केस आया वामन राव बनाम भारत संघ। वामन राव बनाम भारत संघ दोस्तों, ये केस था 1981 का। वामन राव बनाम भारत संघ 1981। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि मालिक आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, मालिक आपने जीवन धन्य कर दिया, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, एक छोटी सी बात और क्लियर कर दो मालिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूछो भैया क्या क्लियर करना है? तो उन्होंने कहा कि मालिक सब चीजें ठीक है, आपने बता दिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो नवीन सूची 1951 में आई थी मालिक, जो कहती है कि अगर कोई कानून बनाया जाता है उसको डाल दिया जाता है नवीन सूची में, तो चाहे वो आर्टिकल 14 19 का उल्लंघन कर रही हो, आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीनती है नवीन सूची। तो सुप्रीम कोर्ट मुस्कुराया दोस्तों, बोले अरे मेरे बावरे दोस्त, जब मैं पहले ही कह चुका मिनर्वा मिल मामले में कि न्यायिक समीक्षा तो संविधान के मूल ढांचे में नहीं थे, संविधान के मूल ढांचे में तो इसे कोई कैसे छीन सकता है। लेकिन हाँ सुनो मेरी बात, अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में, वामन राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने 24 अप्रैल 1973 दोस्तों, केशव भारती बनाम केरल मामले की सुनवाई का फैसले का दिन था दोस्तों, इसलिए ये डेट है 24 अप्रैल 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है इस तारीख से पहले, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है इस तारीख से पहले और उसे डाला है कहां पर? उसे डाला है नवीन सूची में, तो हम इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की है ये कि अगर सरकार ने 24 अप्रैल 1973 केशव भारती की केस की डेट, अगर इस तारीख से पहले सरकार ने कोई कानून बनाया है और उसे डाला है अनुसूची नंबर 9 में, तो न्यायपालिका उसका रिव्यू नहीं करेगी। वही बात दोस्तों, अब पीछे जाएंगे 50 वाले 60 वाले केसेस में, उसका रिव्यू करेंगे, वो मौलिक अधिकार को सीमित कर रहा होगा तो उसे खारिज करेंगे, फिर पूरे देश में दोस्तों अवस्था फैलेगी, तो नहीं करेंगे, पीछे से नहीं करेंगे। लेकिन अगर सरकार ने इस तारीख के बाद
नवी अनुसूची में कोई कानून बनाकर डाला, अगर नए शेड्यूल में इस तारीख के बाद कोई कानून बनाकर डाला तो उसका न्यायिक समीक्षा जरूर किया जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा हम जरूर से जरूर कर सकते हैं। तो वामन राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने 24 अप्रैल 1973 से पहले कोई कानून बनाकर नवी अनुसूची में डाल दिया है तो हम उसका रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इससे काफी समस्या आ सकती है। हम खारिज करेंगे रिव्यू करके तो क्या फायदा उस चीज का, ये तो समस्या होगी, क्योंकि कई सारे कानून बन चुके हैं, लागू हो चुके हैं, उन पर काम किए जा रहे हैं। तो इसके पहले अगर डाला गया है कानून तो हम नहीं करेंगे उसका रिव्यू। लेकिन अगर इस तारीख के बाद, अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद सरकार ने कोई कानून बनाया है और उसे डाला अनुसूची नंबर 9 में, तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू जरूर कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। तो अगर मैं तुम सब ये पूछूं करंट सिनेरियो के बारे में कि वर्तमान की परिस्थिति क्या है नवी अनुसूची को लेकर, क्या उसका रिव्यू हो सकता है या उसका रिव्यू नहीं हो सकता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? करंट सिनेरियो में क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग? उसका रिव्यू हो सकता है, रिफ्रेश करना इसको, क्या उसका रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता नवी अनुसूची? दोस्तों बताइए, नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये है दोस्तों पूरा मामला जो आपने पढ़ा है। तो आपसे लास्ट में 2 सवाल पूछूंगा निष्कर्ष के रूप में, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया है। बाकी कल की क्लास में, कल आपकी क्लास शायद नहीं होगी क्योंकि कल मैं दिल्ली, क्योंकि आज की क्लास लेट है, तो कल की क्लास में दिल्ली से, और दिल्ली से दोस्तों मैं कल लेट पहुंचूंगा, तो ऑब्वियसली कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो क्लास आपकी परसों से हो पाएगी, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, मैसेज नहीं करना है, सबकी क्लास नहीं होगी। मैं पहले कह के जा रहा हूं आप लोगों से कि कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी, यदि इवेंट बना है तो फिर होगी, और उसमें भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो अब बताइए क्लियर है कि दोस्तों? अब बताइए करंट सिनेरियो दोस्तों क्या है? करंट सिनेरियो दोस्तों क्या है? हाँ बाबू लोग, हो सकता है, एग्जैक्टली सब बच्चा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब करंट सिनेरियो है कि संविधान अनुसूची नंबर 9, दे दो कमेंट्स। अब दोस्तों करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो है कि संविधान की नवी अनुसूची का अब रिव्यू हो सकता है, और अगर वो मौलिक अधिकारों से संगत होगा, कोई समस्या होगी तो, या फिर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा तो उसे खारिज भी किया जाएगा। दोस्तों क्लियर है? तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आप सबने आंसर सही दिया है, तो अब हो सकता है, वर्तमान में हो सकता है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? क्या कहना चाहेंगे बताओ? क्या मौलिक अधिकार संशोधन, वही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है दोस्तों? तो ये दे दो मुझे, दे दो। क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? बताओ भाई, एक सवाल का आंसर और दीजिए फिर। अब क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है बाबू लोग? बताइए, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? हाँ भाई, हाँ दीपिका बताऊंगा बच्चे कि मूल ढांचा क्या होता है। दीपिका बोल रही है कि सर मूल ढांचा क्या होता है? दोस्तों बताइए, मूल ढांचा जब सरकार को नहीं पता चला तो मुझे कहां से पता चलेगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? तो क्या उत्तर होना चाहिए आपका? पूरा आंसर दीजिए कि हाँ मौलिक अधिकार संशोधनीय है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। यह है इस प्रश्न का पूरा उत्तर। क्या उत्तर है? कि हाँ मौलिक अधिकार और संविधान का हर भाग संशोधनीय है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई संशोधन नहीं होना चाहिए जो संविधान के मूल ढांचे के क्या हो? खिलाफ हो। तो मौलिक अधिकार संशोधनीय है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ। दोस्तों ये है एक्चुअल आंसर आप लोगों का। क्लियर? तो ये है दोस्तों नवी अनुसूची, और काफी सारे जो आपको मैंने मेंस का आंसर दिए थे, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है? और बाकी दोस्तों कल की क्लास में अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ बातें भी और भी करनी है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि समय कम पड़ जाता है किसी के टॉपिक को। अब मैं टॉपिक को छोड़ूंगा तो अभी समस्या होगी। तो कल की क्लास में कोई डाउट नहीं बचेगा, डाउट मत किया करो, कोई डाउट नहीं बचेगा, ढंग से पढ़ ले। डाउट तो आता है जब तुम पहले से कहीं ना कहीं माथा मार के आए हुए हो। मैंने पहले कहा था कि मेरी क्लास में आओ तो शून्य बन कराओ, शून्य बनने वाले के अंदर कोई खास डाउट नहीं बनते। तो मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक खत्म नहीं हुआ है तो बिल्कुल नहीं बन सकते, टॉपिक खत्म होने तक कोई डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है? तो संविधान का मूल ढांचा क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे, मतलब वो क्या होता है उसको परिभाषा मैं आपको कल लिखवा दूंगा। ये पूरी बात जो है मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है? लिखवा दूंगा, परेशान ना हो दोस्तों। तो चलिए, कल की क्लास ऐसे नहीं हो पाएगी आपकी, कल आपकी ऑफ रहेगा, पॉलिटी का क्लास परसों से क्लास होगी आप लोगों की, तो परेशान ना हो, ऐसा ना सोचिए सर ये है वो है, मैं कह के जा रहा हूं आप लोगों से कि आज रात को 3 बजे मेरी ट्रेन है। कितने बजे? रात को 3 बजे, तो कल हो सकता है क्लास ना हो पाए आप लोगों की, तो परेशान नहीं होना है। और बाकी अगर इवेंट है और नहीं हटा है तो निश्चित रूप से फिर हो जाएगी, ठीक है? अगर पहुंचे टाइम पे तो मैं, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों का दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।